हेलो स्टूडेंट्स, बीपीएससी 70 टेस्ट सीरीज में सबका स्वागत है। आज से हम लोगों का बीपीएससी 70 टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है। इससे पहले हम लोग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट डिस्कशन कर चुके हैं और अब जो हम लोग टेस्ट डिस्कशन कर रहे हैं वो स्पेशली बीपीएससी 70 के लिए बनाए गए हैं। जैसे बीपीएससी 70 में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके ही मॉडल के आधार पर अब फुल टेस्ट बनाए जा रहे हैं। और अभी जो टेस्ट लिया जा रहा है फुल टेस्ट, इसमें अभी सिर्फ आपको जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे। अभी सिर्फ आपको जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जो टोटल 110 मार्क्स का होगा। करंट अफेयर का भी अलग से टेस्ट लिया जाएगा, करंट अफेयर्स का अलग से टेस्ट लिया जाएगा। करंट अफेयर बिहार करंट का ये वीकली चलेगा, वीकली के आधार पे एक एक वीक का लिया जाएगा और अभी ये कंटिन्यू रहेगा। और एग्जाम से पहले यानी सितंबर में जो लास्ट 10 टेस्ट लिए जाएंगे उसमें आपको वो फिर 150 का होगा, जिसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड हो जाएगा, मैथ भी इंक्लूड हो जाएगा। अभी हम लोग जीएस का अलग लेके चल रहे हैं, करंट अफेयर का अलग लेके चल रहे हैं, वीकली करंट अफेयर अभी वीकली प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं बीपीएससी 70 का टेस्ट 1 का। ये जो पहला खंड है, पहला भाग है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। इसमें इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका जिसका भी हम लोग आंसर देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किन्हें राष्ट्रपति अपना इस्तीफा सौंपेंगे? टू हुम विल द प्रेसिडेंट हैंड ओवर हिज रेजिग्नेशन? उपराष्ट्रपति, असल में ये यहाँ पे तो होगा, ठीक है, फॉन्ट गड़बड़ा गया है, यहाँ तो होगा। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा सभापति, राज्यसभा चेयरमैन, ठीक है। ओनली 1 एंड 2, ओनली 2, 1 एंड 3। तो इसका जो है अब हम लोग देखते हैं इसका सही जवाब क्या है कि उपराष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे 3 विकल्प है। तो लोकसभा अध्यक्ष उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, ये सबको पता है। लोकसभा अध्यक्ष को तो वो सौंपेंगे ही नहीं, ये तो माइनस। अब आते हैं राज्यसभा सभापति। राज्यसभा सभापति कौन होते हैं? जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा चेयरमैन होते हैं। ये दोनों एक ही होते हैं। राज्यसभा का जो सभापति होंगे और उपराष्ट्रपति एक ही व्यक्ति होते हैं। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पर होगा 1 एंड 2, यानी उपराष्ट्रपति और राज्यसभापति, यानी वही दोनों को, क्योंकि दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, तो यानी कि 1 एंड 3। लेकिन एक बात को गौर कीजिएगा, संविधान में आर्टिकल जहां पर संविधान में जहां राष्ट्रपति की इस्तीफे की बात है, ठीक है, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा। इससे पूर्व यदि चाहे तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। वहां राज्यसभा सभापति की बात नहीं होता है। और संविधान में यह भी व्याख्या किया हुआ है, उपराष्ट्रपति जब राज्यसभा सभापति की भूमिका में होते हैं तो वो उपराष्ट्रपति पद पर नहीं होते हैं, यानी उस पद पर और उसको कोई पावर नहीं होता। और जब वो उपराष्ट्रपति की भूमिका पर होते हैं तो राज्यसभा सभापति के पद पर भी नहीं होंगे, ठीक है। तो यानी व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति ने राज्यसभा चेयरमैन एक ही व्यक्ति है, तो 1 एंड 3। लेकिन हम लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले, जो संविधान के अकॉर्डिंग चले, तो संविधान में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को। वहां राज्यसभा सभापति शब्द का जिक्र नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ओनली 1, ठीक है, यानी ए नंबर। अब आगे चलते हैं। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। इसके पूर्व संविधान सभा की अध्यक्षता किनके द्वारा किए गए थे? कहने का अर्थ यह है कि आपको पता है कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946, ठीक है, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। इसको क्या हुआ था? संविधान सभा का, इसी डेट पर संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ। अब है कि राजेंद्र प्रसाद भाई कब अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? 11 दिसंबर 1946। ये एक जीएस फैक्ट याद रखिए। संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या पहला अध्यक्ष भी उसी को कहा जाता है। और कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अब है कि इनके पूर्व यानी 11 से पूर्व जो 9 दिसंबर को बैठक हुई थी, तो उसका भी तो कोई अध्यक्षता किया होगा। तो किन्होंने इनकी अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डी नंबर, सच्चिदानंद
सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 का जो पहला बैठक हुआ था उसमें वो अध्यक्षता किए थे। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। जैसे भी प्रोटेम स्पीकर होता है ना, जब कोई नया लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है तो शपथ ग्रहण कराने के लिए क्या किया जाता है, सदस्यों का शपथ ग्रहण कराने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर वो क्या करता है, शपथ दिलवाता है सभी को। फिर जब शपथ हो जाता, सदस्य बन जाता, तब वोटिंग के माध्यम से परमानेंट स्पीकर चुना जाता है। बिल्कुल यही बात हो गई। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है, टेम्पररी थे। और उसके बाद 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को। अब इसमें एक और सवाल है, एक और सवाल आ सकता है। 13 दिसंबर 1946, ये एक और डेट है, 13 दिसंबर 1946। इस डेट को क्या हुआ था, इसी डेट को संविधान सभा में क्या हुआ, उद्देशिका प्रस्ताव लाया गया था। जो उद्देशिका है, उद्देशिका प्रस्ताव लाया गया, यानी कि हमारा संविधान का स्वरूप क्या है, क्या उद्देश्य है। आखिर आप जब हम लोग कुछ काम करने जाते तो पहले जैसे घर भी बनाते थे, एक नक्शा तैयार करते ना, भाई घर किस हिसाब से बनाना है, रहने का पर्पस से, कॉमर्शियल पर्पस से, या दोनों पर्पस से। एक डिजाइन पहले अपने आप में थिंक करते हैं ना सब मिलके, घर कैसा बनना चाहिए, रेसिडेंशियल अपना रहने का, या फिर रेसिडेंशियल ही लेकिन फ्लैट के तौर पे भाड़ा लगाने के लिए, या फिर रेसिडेंशियल में अपना भी और भाड़ा लगाने के लिए, या फिर ऐसा कि रेसिडेंशियल भी हो और कमर्शियल भी हो, ऐसा भी हो कि कमर्शियल भी हो, खुद भी रहे और रेसिडेंशियल भाड़ा भी लगा। तो ये पहले सोचते हैं, फिर उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज़ है कि हम लोग संविधान बनाने जा रहे थे, तो हमारा संविधान कैसा हो ये तो स्पष्ट होना चाहिए। हमारा संविधान कैसा हो ये बात स्पष्ट होना चाहिए, तभी जाकर के एक अच्छी संविधान का निर्माण होगा। तो 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, उद्देशिका लाया गया। ये कौन लाए थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और 22 जनवरी 1947 को ये उद्देशिका सर्वसम्मति से पास हुआ। वही उद्देशिका आगे चल के प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना बना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। ठीक है, एक सेकंड। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप सबको पता होगा कि जो मूल संविधान थे उसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, टोटल 7 थे, वर्तमान में 6 है। हटा है कौन सा, 31 जो होते हैं 31 को हटा दिया गया, ठीक है। इसमें क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। इसके साथ एक और हटा था, राइट संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ था, 19 के 1 का सी में, 19 के 1 का सॉरी ये था ऐप में, ठीक है, ऐप में था, च में, हिंदी में कहे तो च में, ठीक है। ये टोटल था, यहां से भी इसको हटा दिया गया और 31 को भी हटा दिया गया। अब सवाल है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कौन सा, 44वां था, 42वां था, 76वां था, 18वां था, जिसके द्वारा क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसका सही जवाब होगा ए नंबर 44वां। कब, 1978। हालांकि इससे पहले संपत्ति का अधिकार का जो विवाद है वो 51 से शुरू हो गया था और इससे पहले जो है 2-3 बार जो है इसमें संशोधन हो चुका था 31 में, और इस पर विवाद चल रहा था। लास्ट में हटा ही दिया गया। ये पब्लिक और कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के बीच इस पर लंबा विवाद चला। केशवानंद भारती का जो निर्णय आया था, जो भारत का एक ऐतिहासिक निर्णयों में से एक माना जाता है, वो इसी को लेकर के था, मौलिक अधिकार को संशोधन को ही लेकर के था।
अब आगे चलते हैं। प्रथम बार संविधान के प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था? ठीक है, 1978, 1951, 1976, 1981। तो सबसे पहला, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया, 51 से विवाद शुरू हुआ था। हुआ ये था, कामेश्वर प्रसाद बनाम बिहार राज्य, इसका सुने होंगे। जमींदारी प्रथा को लेकर के इसमें आर्टिकल 14 के तहत हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था कि मेरा मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, जमींदारी प्रथा पर जो कानून बना था। क्योंकि आर्टिकल 13 कहता है कि सरकार कोई भी विधि, सरकार का बनाया गया कोई भी विधि क्या कर सकता है, किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकता है। तो कामेश्वर प्रसाद के मामले में जो है, ठीक, इससे पहले जो है, हालांकि हाईकोर्ट मौलिक अधिकार को लेकर सबसे पहला केस जो गया था चंपकदराय राजन बनाम मद्रास राज्य का गया था। ठीक, तभी तमिलनाडु नहीं मद्रास राज्य था, तभी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कह सकते हैं वर्तमान का तेलंगाना सब एक ही स्टेट था तीनों। तो उस समय चंपकदराय राजन बनाम मद्रास सरकार में यह था कि चंपकदराय फॉरवर्ड वर्ग से थी, मैं कास्ट नाम नहीं लूंगा, लोग इसे कास्टेज में बांट देंगे, सीधा समझो फॉरवर्ड वर्ग से थी। और फॉरवर्ड वर्ग से हो उसका 1 मार्क्स के कारण मेडिकल कॉलेज से छूट गया था, और कुछ ऐसे वर्ग जिनको रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा था उनका एडमिशन हो गया उससे कम मार्क्स वाले को। इस पर ही लेकर के जो है वो केस कर दी थी कि ये मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो गया। आर्टिकल 15 को लेकर के वो कर दी थी। आर्टिकल 15 में जो दिया गया कि सरकार जो होती है एक, मतलब जो किसी के, आर्टिकल 15 कह रहा है कि भेदभाव नहीं कर सकता है जाति लिंग किसी भी आधार पे, तो उसी आधार पर वो डाल दिए थे कि मेरे साथ भेदभाव किया गया। अब एक नया, इस बीच कामेश्वर सिंह का मामला गया पटना हाईकोर्ट में, सबसे निर्णय आ गया। तो निर्णय जो है मौलिक अधिकार को लेकर पहला वाद गया, यानी पहला केस कौन सा गया है, चंपकदराय का। निर्णय आया किसका, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य। और इस निर्णय में जमींदारी प्रथा को लेकर के, जो जमींदारी प्रथा को उन्मूलन के लिए जो कानून बनाई थी भारत सरकार ने, उनको लेकर के ही था। और इसमें ये जो केस गया था कामेश्वर सिंह का, ये आर्टिकल 14 के तहत था कि मेरे साथ समानता का अधिकार, यानी विधि का जो होता है कि सबका समानता का अधिकार होगा, उनको लेकर के था कि मेरे साथ इक्विलिटी की बात नहीं हुई है। ये जो कानून है, ये कानून मेरा समानता का अधिकार को, मेरा इक्विलिटी को हनन कर रही है। अब क्या हुआ कि जैसा कि आर्टिकल 13 में नियम है, आर्टिकल 13 में स्पष्ट कर दिया गया है 2 में कि कोई भी विधि, अधिनियम या कोई प्रथा, रीति रिवाज, अध्यादेश, आदेश क्या होगा, व्यक्ति के मौलिक अधिकार को हनन नहीं कर सकती है। वो मौलिक अधिकार से नीचे रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। यह स्पष्ट है। कोर्ट क्या है, न्यायालय क्या है, वो व्यक्ति का मौलिक अधिकार का संरक्षक है, संविधान का भी गार्जियन है। और मौलिक अधिकार को लेकर के तो स्पेशली उसको कॉन्स्टिट्यूशन दिया है जिम्मेदारी कि भाई आपको ही इसका ख्याल रखना है कि राज्य किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं करे, यह स्पेशली दिया गया है। अब क्या हुआ कि यहां पर क्या हो गया कि कोर्ट अब निर्णय दे दिया कि आपका कानून गलत है। कामेश्वर सिंह का जीत हो गया, कामेश्वर सिंह यहां पर विजयी हो गया। अब सरकार टेंशन में आ गई। अब यहां पर एक ढूंढा गया पॉइंट, जिसको लूफल कहते हैं। पॉइंट ये ढूंढा गया कि 13 का 2 में ये लिखा है कि विधि द्वारा नहीं कर सकते हैं। संविधान संशोधन शब्द का प्रयोग नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके तो हम कम कर सकते हैं, मतलब वहां पर संविधान संशोधन का प्रयोग नहीं है। तो चलो हम कानून नहीं बना रहे, संविधान संशोधन कर रहे हैं। यहां पर सरकार संविधान संशोधन किया। अब जब संविधान में संशोधन करने की बात आई, 31 का ए जोड़ा गया था, बी जोड़ा गया था, यहां पर ही अब सारा विवाद शुरू हो गया कि भाई अब संविधान संशोधन करके अभी आप कैसे हनन कर सकते हैं मौलिक अधिकार का। शंकरी प्रसाद बनाम भारत राज्य पहला गया सुप्रीम कोर्ट में इसी बात को लेकर के। ये जो संविधान संशोधन हुआ था कब, 1951 में, इसी को लेकर के गया था। क्या संविधान संशोधन करके आप किसी का मौलिक अधिकार का हनन कैसे कर सकते हैं। और ये एक लंबे समय तक चला, जब केशवानंद भारती तक। इसको लेकर के एक स्पेशल वो क्लास आपको मिले, जब जो क्लास होंगे वहां पर आप लोगों को मिलेंगे फंडामेंटल राइट के बाद, ठीक है ना, कि मौलिक अधिकार। ये असल में ये सारा विवाद हुआ का जो जड़ है, इसमें साइलेंट खिलाड़ी कोई और रहा, वो है डीपीएसपी। डीपीएसपी में जो सरकार को जिम्मेदारी दी गई, उसी को पूरा करने के लिए जो सरकार कानून बनाया, उसी कानून को के खिलाफ जो है फंडामेंटल राइट को लेकर के कुछ लोग कोर्ट में गए।
कोर्ट उसको लेके डिसीजन दिए। ये सारा खेला हुआ, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो आगे जो क्लासेस होंगे, जो क्लास में जो है उन्हें वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। फंडामेंटल और डीपीएसपी के बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई है गवर्नमेंट को लेकर के, यानी कह सकते डीपीएसपी पब्लिक का के लिए गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फंडामेंटल राइट जो है पब्लिक का वो है क्या कि नहीं भाई ये तो मेरा अधिकार है, ये मेरा राइट है, अब इसमें कटने। तो इन दोनों को लेकर के जो विवाद हुआ उसका एक लंबा टॉपिक है, उसको वहां पढ़ेंगे। तो पहला संशोधन कब हुआ? 1951। और इसके लेकर के कौन सा केस गया? शंकरी प्रसाद बनाम भारत राज्य। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लोकसभा में विपक्ष के नेता का वेतन एवं भत्ता किनके समान होगा? लोकसभा स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिमंडल के मंत्री, इनमें से सभी। लोकसभा में विपक्ष के नेता का वेतन एवं भत्ता किनके समान होगा? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के मंत्री, इनमें से सभी, ठीक है। तो किनका है? विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता का वेतन एवं भत्ता किनके समान होता है? जो मंत्रिमंडल के मंत्री होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किनके वेतन का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है? ठीक है, पहला है राष्ट्रपति, देखिए तीनों है, कूट है इसमें। तो नंबर 1 में क्या है? राष्ट्रपति, नंबर 2 उपराष्ट्रपति, इसका है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब नीचे कूट दे दिया गया, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 2 एंड 3, ओनली 1 एंड 3, ठीक है। अब है कि इनमें से किनका वेतन का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का भी किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का भी किया गया, लेकिन उपराष्ट्रपति का नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति को जो है वेतन, असल में देखिए उपराष्ट्रपति जैसे भी थोड़ी देर पहले बताया 2 भूमिका में होता है, एक उपराष्ट्रपति, एक राज्यसभा का सभापति। तो उनको जो वेतन मिलता है, जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पे होंगे, तो यानी वो राज्यसभा के सभापति पद पर भी है, तो उनको वेतन लोकसभा अध्यक्ष के बराबर मिलेगा राज्यसभा सभापति के तौर पर, और वही वेतन उसका दोनों के लिए होगा, उपराष्ट्रपति के लिए भी और राज्यसभा सभापति के लिए भी। तो इनका सही जवाब होगा ओनली 2, यानी कि बी नंबर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में भारत के महान्यायवादी, ठीक है, भारतीय संविधान में भारत के महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है। यह शासन के किस अंग का भाग माना जाता है? न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, इनमें से सभी। आमतौर पे स्टूडेंट चूंकि महान्यायवादी जुडिशरी से रिलेटेड है तो इसको न्यायपालिका के समझते हैं, ऐसा है नहीं। देखिए महान्यायवादी कौन होते हैं, यानी अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, ये कौन होते हैं? ये सरकार का वकील होता है जो सरकार की बात को न्यायालय में रखता है, कोर्ट में रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। बस यानी कि जैसे हम लोग वकील हायर करते हैं, सरकार क्या करता है, उसका तो रोज का भाई काम है, जान रहा मेरा रोज का है, वो एक परमानेंटली ही रख लेते हैं। 3 साल के लिए राष्ट्रपति उसको नियुक्त करते हैं मंत्रिमंडल के सलाह पे। तो बात क्या होती है कि वो जो होते हैं महान्यायवादी भी क्या है, ये कार्यपालिका का हिस्सा, चूंकि ये सरकार के लिए कार्य कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि जो सरकार के लिए कार्य कर रहा है वो किसका हिस्सा होगा? कार्यपालिका का हिस्सा होगा, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होता है, ना कि जुडिशरी का, इसको ध्यान में रखना है। अब अगला सवाल, मेनका गांधी बनाम भारत सरकार 1978 का संबंध मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद से है? आर्टिकल 20, आर्टिकल 22, आर्टिकल 21, आर्टिकल 91। यानी कि मेनका गांधी भारत की फेमस पॉलिटिशियन है, ठीक है, गांधी परिवार से ही है, इंदिरा गांधी की बहू है। और पुराने जो होते हैं जो मान के चलिए जो जो हमारे पूर्व मतलब संजय गांधी की जो होती है, जिनकी हेलीकॉप्टर मतलब इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी एक्सीडेंट में, उनकी पत्नी है ये, ठीक है, वरुण गांधी इन्हीं के बेटे। तो मेनका गांधी बनाम भारत सरकार, इनका नाम मेनका गांधी का अक्सर आप देंगे क्योंकि ये ना जीव जंतुओं को लेकर के जो होते हैं ये सेंसिटिव है, ये इन पर वो जो जीव जंतुओं को लेकर के उनकी संरक्षण को लेकर के उनको लेकर के ये अक्सर जो होते हैं चर्चा में रहते हैं। जैसे एक बार इनका ही एक रील हुआ था, बोन चाइना का जो आता है
मतलब बोन चैन मतलब कि जैसे कि चीनी मिट्टी के जगह आजकल जैसे चीनी मिट्टी जैसा ही आपको कप प्लेट मिलेगा, वो लगेगा चीनी मिट्टी जैसा, लेकिन वो वास्तव में जो होता है जानवरों की हड्डी से बना होता है। उनको लेकर के एक बहुत अच्छा से ये वीडियो डाली थी, आप लोग यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, बहुत अच्छा था वीडियो, आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो ये 1978 का संबंध मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद से है? मेनका गांधी बनाम भारत सरकार 1978 का संबंध मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद से है? ठीक है, 20 मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल है? 20, 22, 21, 91, 19 का 1। ठीक है, तो ये किसको लेकर के है? 21 को लेकर। और इसको लेकर ही बात क्या हुआ, जो 31 में है जीवन जीने का अधिकार, ठीक है, राइट टू लाइफ, इसका मीनिंग बदल गया। पहले क्या था, 19 गोपाल प्रसाद बनाम भारत राज्य में क्या था, उसमें दिया था सुप्रीम कोर्ट की जीवन जीने का अर्थ सिर्फ जीना, जीने से है, यानी हम जिंदा है, जीवन जी रहे हैं। लेकिन इस वाद में आया, इस वाद के निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय बदला और कहा जीवन जीने का अर्थ केवल जीवित रहने से नहीं है, उसको गरिमामय जीवन चाहिए, यानी अच्छी शिक्षा मिले, सड़क व्यवस्था मिले, शुद्ध पर्यावरण मिले, उसको हॉस्पिटल सुविधा मिले, भोजन उसको स्वस्थ मिले, एक स्टैंडर्ड लाइफ जिसको कहते हैं ना स्टैंडर्ड लाइफ। अरे जीता तो सभी है, ऐसा कहते हैं ना, लाइफ स्टैंडर्ड होना चाहिए, जीते तो जानवर भी है। तो वही बात हुई यहाँ पर कि कोर्ट ने कहा कि जीते तो जानवर भी है, एक ह्यूमन को चाहिए कि एक नागरिक को तो एक स्टैंडर्ड लाइफ मिलना चाहिए। इसको लेकर एक कैटेरिया भी दिए हैं 39 में, सॉरी 21 में, टोटल 39 के आसपास है गरिमा में जीवन का सूचक, वो आप लोग नोट्स में पढ़ सकते हैं। इनमें से किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति केंद्रीय विधायिका का अंग है? ठीक है, केंद्रीय, जैसा सबको पता है राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी अंग है, कार्यपालिका शक्ति भी होती है, विधायिका शक्ति भी होती है, न्यायपालिका शक्ति भी होती है, सैन्य शक्ति भी। तो कह रहे किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति केंद्रीय विधायिका का अंग है? 52, 79, 82, 81। इसका सही जवाब होगा 79। 79 के अनुसार क्या है, भारत का संसद किससे बनेगा? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब आगे का सवाल देखते हैं। इनमें से कौन सा विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के उपरांत ही संसद में लाया जाता है? धन विधेयक, अनुच्छेद 3 से संबंधित विधेयक, अनुच्छेद 4 से धन विधेयक के बारे में सबको पता है कि ये इसको लाने के लिए पहले राष्ट्रपति का अनुमति लेना पड़ता है। फिर अनुच्छेद 3 से संबंधित विधेयक, अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों का निर्माण, उसकी सीमा में परिवर्तन, दो राज्यों को मिला करके एक राज्य बना लेना, या दो राज्यों के भागों को मिला करके एक नया राज्य बनाना, राज्य के नाम में परिवर्तन। ठीक है, ये सब क्या है? अनुच्छेद 3 से संबंध, इन सब का वर्णन अनुच्छेद 3 में है। तो ये सब करने के लिए भी पहले क्या करना पड़ता है? राष्ट्रपति का अनुमति लेना पड़ता है। अनुच्छेद 4 में क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि भाई अगर अनुच्छेद 2 या 3 के तहत कोई भी संशोधन होगा तो उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, साधारण विधेयक माना जाएगा, और अनुसूची 1 और 4 में भी स्वतः संशोधन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 1 और 2, अब हम लोग देखते हैं 1 और 2 कहाँ है? 1 और 2 है बी में, इसका सही आंसर हो गया बी। अब आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? टू हुम डज द हाई कोर्ट जज सबमिट हिज रेजिग्नेशन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संबंधित राज्य के राज्यपाल, इनमें से सभी। इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। देखिए, इसको नियुक्ति जो होते, शपथ जो होता है वो दिलाता है राज्य के राज्यपाल, संबंधित राज्य। लेकिन क्योंकि भारत का न्यायपालिका क्या है? यूनिटरी है, यानी एकात्मक है। तो एकात्मक होने के कारण ये प्रेसिडेंट के अंदर में ही काम करते हैं, जितने भी है। राज्य का इसमें कोई पावर नहीं होता। अगर इसको हटाना भी है, महाभियोग भी लाना है, तो वह संसद में ही आएगा। तो ये राष्ट्रपति को अपना देता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोगों का आगे का क्वेश्चन क्या है। सवाल है, उच्च न्यायालय से संबंधित इनमें से कौन सा अनुच्छेद 7वां संविधान संशोधन 1956 में निरसन कर दिया गया था? 232, 231, 230, 233। ये 232 है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम आयु 65 वर्ष तय की गई है। अन्य न्यायाधीशों की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनकी कितनी होगी? यानी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में अभी टोटल कितने होते हैं? करीब 33+1 है। ठीक है, ये जजेस है, तो एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, बाकी सब जो होते हैं अन्य न्यायाधीश में आते हैं, सेम न्यायाधीश में। तो मुख्य न्यायाधीश के अलावा, यानी चीफ जस्टिस के अलावा जो अन्य न्यायाधीश है उनकी आयु कितनी है सर्वोच्च न्यायालय में? ठीक, इसका देखिए विकल्प क्या है? 62, 63, 64, इनमें से कोई नहीं।
तो सभी न्यायाधीशों की आयु समान होती है 65 वर्ष। देखिए सभी न्यायाधीशों की आयु सब कुछ समान होती है, बस चीफ जस्टिस एक ऐसा होता है ना एज लाइक कैप्टन, वो सिर्फ बस एक कैप्टन की तरह है, ऐसा नहीं है कि उसको कोई विशेष पावर रहता है। वो बस उसका काम है कौन सा केस कौन देखेगा ये सब का विवरण, उसको कोई विशेष पावर ऐसा नहीं कि वो बहुत से चीफ जस्टिस है तो हाँ उसको पद, उसका विशेष पावर क्या है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है, उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो सीजीआई जो होंगे वो राष्ट्रपति के। लेकिन ये ऐसा नहीं कि अदर जजेस को नहीं, अगर सीजीआई भी खाली है तो जो भी अन्य जजों में सीनियर जज होंगे वो बनेंगे, क्योंकि वो कैप्टन है सीजीआई। सिंपल सी बात है। तो क्या अब कहने का मतलब राष्ट्रपति खाली उपराष्ट्रपति खाली, तो अब कार्यपालिका प्रमुख किसके हाथ में चला गया, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में यानी जुडिशरी में जो कैप्टन रहेगा उसी को बनाएगा, कैप्टन भी हट गया तो जो सबसे सीनियर है वो बनेगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 65 वर्ष सभी के लिए आयु है। इनमें से किन पर पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी होती है, भारत के निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही जवाब होगा राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग ये राज्य सरकार के अंडर होते हैं और इसी का काम होता है पंचायत चुनाव करवाना। ठीक है, अब अगला सवाल, इनमें से किस संविधान संशोधन का संबंध अनुच्छेद 21 क से, विच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21 में क्या है, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, क्या शिक्षा का अधिकार, तो वास्तव में जो पहले डीपीएसपी में था कि 6 से 14 साल, जो पहले डीपीएसपी में था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य की जिम्मेदारी है कि वो उसको क्या करे, शिक्षा देने की व्यवस्था करे। तो 2003 में क्या हुआ, अब इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। 2003 में इसको मौलिक अधिकार बना दिया कि नहीं, अब ये प्रयास नहीं करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है और नागरिकों का अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको मुफ्त शिक्षा मिलना चाहिए। ठीक है, मुफ्त शिक्षा मिलना चाहिए, उनका अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को। तो अब ये मुफ्त शिक्षा की जो बात हो रही है ये किसमें ला के जोड़ा गया, 21 का ए में, यानी कि जीवन जीने का अधिकार, जहां गरिमामय जीवन की बात है। ठीक है, तो अब ये संशोधन कौन सा, 2003 की बात है, ये था ऑप्शन 84, 86, 93, 76। इसका सही जवाब है 86, यानी कि 66वां संविधान संशोधन। तो जो ये 15 क्वेश्चन के बाद एक्चुअली यहाँ पे आगे का क्वेश्चन इसलिए नहीं है क्योंकि पॉलिटी का क्वेश्चन यहीं तक, जैसा कि पहले बोले कि जीएस में सारे विषयों को मिला करके फुल टेस्ट, जीएस के इतने सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये 15 क्वेश्चन इसमें पॉलिटी से है। और आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि बीपीएससी के जो एग्जाम होते हैं उसमें इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन 10 से 20 के बीच में आते हैं। तो फुल टेस्ट बिल्कुल उसी मॉडल पर बनाया जाता है जिस मॉडल पर बीपीएससी एग्जाम लेती है। थोड़ा बहुत आगे पीछे होना अलग बात है। अब ऐसा भी नहीं कि वहां पे 10 दे रहा हम लोग यहाँ 30 कर दे, नहीं, 10 है तो 15, बहुत होगा 20, अब 30 चला जाना ये इनफ हो गया, या 40, थोड़ा बहुत आगे पीछे अलग बात होता है। अब जैसे अगला जो होगा फिर नेक्स्ट टेस्ट में फिर अलग सब्जेक्ट होगा, यानी कि फुल टेस्ट को हम लोग अलग अलग भागों में सब्जेक्ट वाइज ही फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग अगले इसमें जो है जो बीपीएससी 70 टेस्ट 1 का बी होगा, ठीक है, 1 के बी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे 1। और जो स्टूडेंट ये टेस्ट देना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप लोग को कुछ नहीं करना, गुरुमंत्रा.online एप्लीकेशन में जाना है। ये जो गुरुमंत्रा.online आप लोग लिखा हुआ देख रहे हैं, ये गुरुमंत्रा.online एप्लीकेशन या वेबसाइट कहीं भी आपको जाना है और वहां जाने के बाद आपको इनरोल करके टेस्ट दे सकते हैं। बाकी जो टेस्ट डिस्कशन क्लास में जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। टेस्ट डिस्कशन ऑफलाइन भी हो रही है, ऑनलाइन भी हो रही है। जिनको टेस्ट डिस्कशन क्लास में जुड़ना है वो हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है यहाँ पर, कांटेक्ट नंबर ऐसे एप्लीकेशन में भी मिल जाएंगे और आप लोग यहाँ नोट भी कर सकते हैं, 9135904639। इस पर आप कांटेक्ट करके जिनको भी ऑफलाइन लेना है, कॉन्फ्रेंस लेना या वीडियो कोर्स लेना टेस्ट डिस्कशन का, वो ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में नेक्स्ट सब्जेक्ट का देखते हैं। क्लास जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए बिहार के प्रसिद्ध प्रतिष्ठानों में से एक गुरुमंत्रा सिविल क्लास के 2 छात्र एवं एक छात्रा ने सफलता अर्जित की है, जिसमें नीरज कुमार, रजनीकांत एवं बेबी प्रिया ने सफलता का परचम लहराया है। इस सफलता के बाद संस्थान की ओर से तीनों छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई दी एवं शुभकामनाएं दी।
बताया गया कि खगड़िया के नीरज कुमार को प्लान ऑफिसर, रजनीकांत को राजस्व अधिकारी के लिए चयनित किया गया है। वहीं रोहतास के बेबी प्रिया को बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए चयन किया गया है। सफलता अर्जित करने के बाद नीरज कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि संस्थान के द्वारा आंसर राइटिंग बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ करवाया जाता था, जो रिजल्ट में सहायक सिद्ध हुआ है। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय सिविल क्लासेस द्वारा ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन क्लास की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिनका ऑफलाइन सेंटर पटना और पूर्णिया दोनों शहर में है। साथ ही गृह मंत्रालय सिविल क्लास के निदेशक ने जानकारी देते हुए कहा कि जो भी छात्र छात्राएं सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन www.grummantra.online को सर्च कर सकते हैं। For full videos, just go to our website application, gurumantra.online for offline centers. Verma Center, 6th floor, Boring Road, Patna 01. College Chowk, near Purnia University, Purnia, 854,301. Contact us, 913-590-4639.